हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। फॉलिंग इन लव विद डेविल पार्ट 2 चैप्टर 21। मुझे पता है कायरा और नीसा कौन है। वही रात को सब डिनर कर रहे थे। केट सबको सर्व कर रही थी और उसने केट चुपके से ऋषभ और विशाल की पानी में एक काले रंग का पाउडर मिला दिया था और फिर अपने हाथों को घुमाया और उसके हाथ से येलो कलर की रोशनी निकली जिससे पानी का रंग नॉर्मल हो गया। ऋषभ, कायरा और विशाल नीसा एक साथ बैठी थी। कुछ देर बाद सब डिनर कर लेता है और डिनर करके ऋषभ और विशाल स्टडी रूम में चला जाता है और कायरा और नीसा केट को हेल्प करने लगती है। केट कुछ सामान लेकर किचन में जाती है। केट के किचन में जाते ही कायरा नीसा से पूछती है, नीसू तू श्योर है कि ये ऋषभ ओबरॉय ही है? नीसा 100% श्योर हूँ। कायरा, तो इन्होंने हमें किडनैप क्यों किया? इनके पास तो पहले से ही इतना सारा पैसा है। नीसा, पता है कायू, तेरे जैसे लड़कियों की वजह से ही हम लड़कियों की नाम खराब हो रही है। कायरा आंखें छोटी करके देख, नीसू तू ऐसे नहीं कह सकती, हम जैसे लड़कियां बहुत इनोसेंट होते हैं। नीसा मुंह बिगाड़, हाँ तू कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है जिसकी कीमत मुझे हर बार चुकानी पड़ती है। फिर कायरा को समझते हुए, बुद्धू इनके पास पहले से इतने सारे पैसे हैं, ये पूरे इस दुनिया की राजा है, तो ये हमें पैसों के लिए क्यों किडनैप करेगा? कायरा, तो किस लिए किया किडनैप? नीसा कुछ सोचते हुए, शायद हमें मारने के लिए। कायरा आंखें बड़ी बड़ी करके, मारने के लिए? पर हमने क्या किया, हमें क्यों मारेगा? नीसा उससे घूरते हुए, तूने क्या किया कल रात? तूने उन बॉडीगार्ड से क्या क्या कहा था, तुझे याद है? उसी का बदला लेना चाहता है ये। कायरा डरते हुए, पर नीसू मैं बस मजाक कर रही थी और वो भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा ही तो कही थी, इतनी सी बात के लिए हमें मार देगा? नीसा, हाँ कायू, ये बड़े लोग हैं, ये सब कर सकते हैं। कायरा, तो अब क्या करे? नीसा, क्या करना, भाग जाएंगे? नीसा की बात सुनकर कायरा कुछ कहती उससे पहले पीछे से आवाज आती है, कहाँ भाग जाओगी तुम दोनों? इस आवाज को सुनकर दोनों डर जाते हैं पर अपने चेहरे पे अपने डर को नहीं दिखाते। कायरा हंसते हुए कहती है, अरे केट, हम रूम में भाग जाएंगे, आंगराई लेते हुए, बहुत नींद आ रही है। कायरा की बात सुनकर नीसा भी हाँ मैं सिर हिला देती है। ये देख केट कहती है, तो तुम दोनों जाओ, जाके आराम करो, सारा काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और बाकी काम मैं कर लूंगी। नीसा, ओके केट, तो हम सोने जाते हैं। केट मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देख कायरा और नीसा उसे गुड नाइट कह के जल्दी से ऊपर अपने रूम में चली जाती हैं। स्टडी रूम। विशाल सिर झुकाकर खड़ा था और ऋषभ उसे बुरी तरह घूर रहा था। विशाल अपना सिर हल्का उठाकर ऋषभ को देखता है जो अभी भी उसे ही घूर रहा था, तो विशाल रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है, प्लीज ब्रो ऐसे मत घूरो, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उस केट ने किया, उसका ही सारा प्लान था। ऋषभ चिल्लाकर, केट केट। ऋषभ की आवाज सुन एक व्हाइट कलर की क्यूट बिल्ली बाहर आती है। ऋषभ उस बिल्ली को देख, इंसानी रूप में आओ। ऋषभ के कहते ही वो बिल्ली एक सुंदर सी लड़की बन जाती है। ये ही हमारी केट है जो इंसानी रूप ले सकती है और कहती है, क्या है, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? केट के आते ही विशाल वहां से चुपके चुपके चला जाता है। विशाल के जाते ही ऋषभ कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कि तुम्हें पता है ना कि ये चीज हमारे ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है? केट, हाँ, पर मेरे लिए तेरी और विशाल की सेफ्टी सबसे आगे है। ऋषभ एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, मुझे पता है कायरा और नीसा कौन है। केट अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, कौन है? ऋषभ केट की आंखों में देखता है, केट भी ऋषभ के आंखों में देखता है। ऋषभ की आंख लाल रंग में चमक उठता है। ये कहाँ चली गई? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने बड़े घर में और इतनी सारी रूम में से ये लड़की किस रूम में है, और यहाँ मैं अपना पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। नीसा ये सब बड़बड़ाते हुए कायरा को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक रूम की बाहर पहुंचती है। उस रूम का डोर हल्का खुला था। नीसा मन में सोचती है, क्या कायू इस रूम में है? इतना सोच नीसा अंदर चली जाती है। अंदर ब्लू डिम लाइट जल रही थी। नीसा उस रूम को देख कहती है, ये इस रूम में ऐसे डिम लाइट क्यों जल रही है? इतना कह के नीसा लाइट की स्विच ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे स्विच मिल जाती है और वो लाइट ऑन कर देती है। लाइट ऑन होते ही नीसा पूरे रूम में देखती है। रूम डार्क ब्लू थीम से डेकोरेट किया गया था और रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और बेड के सामने वाले वॉल पे विशाल का एक बड़ा सा फोटो टांगा हुआ था।
विशाल उस फोटो में बहुत हैंडसम लग रहा था। निशा को विशाल की फोटो को देख ना जाने क्या होता है, वो उस फोटो की ओर बढ़ने लगता है। निशा विशाल की फोटो के पास पहुंच के विशाल की फोटो को देखने लगता है और कहती है, ये हैंडसम तो बहुत है, जो भी लड़की इससे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। इतना कह के निशा विशाल की फोटो को छूती है। निशा के विशाल की फोटो को छूते ही उसकी निशा आंखें बंद हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद जब निशा की आंख खुलती है तो उसकी आंखों में डर साफ साफ देखी जा सकती थी। वो एक बार विशाल की फोटो को देखता है, फिर जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए अपने रूम में जाके डोर बंद कर लेती है। वहीं निशा के बाहर जाते ही विशाल अपने रूम में आता है और रूम को देख उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो खुद से कहता है, मैंने तो डिम लाइट ऑन करके गया था, तो लाइट किसने ऑन किया? फिर कुछ सोच, शायद मैंने ही किया है। फिर अपने कबर्ड के अंदर से एक बोतल निकलता है। उस बोतल में काले रंग की कुछ लिक्विड था। विशाल उस लिक्विड को देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खुद की असली पहचान को छुपा पाते हो। इतना कहते विशाल उस बोतल को अपने पॉकेट में ले लेता है और रूम से बाहर निकल जाता है। चैप्टर 22 विशाल और निशा की रोमांस। एक स्टडी रूम। केट, ऋषभ क्यूटी वो कैसे हो सकती हैं? वो तो। ऋषभ उसके बात काटते हुए, तुम्हें जितना जानना था मैंने बता दिया, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। केट, हाँ हाँ मुझे भी और कुछ नहीं जाननी। फिर बाहर जाते हुए, तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी कल पूरी रात सोई नहीं मैं। ऋषभ, तुमने मोही द्रव किसके साथ मिला के दिया था? केट पीछे मुड़कर ऋषभ को देख, तेरे और विशाल के पानी में मिलाकर दिया था, पर तू टेंशन मत कर, तू आज क्यूटी के पास मत जाना, और विशाल को मैं जानती हूँ, वो भी निशा के पास नहीं जाएगा। ऋषभ कुछ सोचते हुए, पर मैंने तो इतना कह के ऋषभ दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है। केट ऋषभ को ऐसे बाहर जाते देख उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। निशा की रूम। निशा अपने रूम के बेड पे बैठी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और कह रही थी, गुरुदेव हम पहुंच गए, ऋषभ ओबरॉय ही द डेविल किंग है और विशाल ओबरॉय द डेविल प्रिंस, अब आगे मैं क्या करूं? निशा की बात खत्म होते ही पूरे रूम में एक शांत आवाज गूंजती है, धैर्य रखो बेटी, सब ठीक होगा, पर अभी तुम और कायरा बाहर से निकलो। निशा, पर क्यों गुरुदेव? गुरुदेव बताइए, गुरुदेव बताइए, गुरुदेव हम यहाँ से क्यों जाए, गुरुदेव बताइए। पर निशा के इतनी बार पूछने के बाद भी कोई आवाज नहीं आता। ये देख निशा अपनी आंखें खोलती है और कहती है, गुरुदेव ने कहा है तो जरूर आज कुछ बुरा होने वाला है, मुझे जल्दी से कायों को ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा। इतना कह के निशा जैसे ही डोर की ओर बढ़ता है, डोर खुल जाता है और विशाल अंदर आता है। निशा विशाल को देख थोड़ा डर जाती है, पर अपने डर को छुपाते हुए वो कहती है, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन आता है, और वो भी एक लड़की के रूम में इतनी रात को? विशाल डोर बंद करके निशा की ओर बढ़ते हुए, बदतमीजी? फिर हंसते हुए, अभी तो मैंने बदतमीजी की ही नहीं, फिर अपने पॉकेट से लिक्विड की बोतल निकाल, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई बदतमीजी ना करूं तो जल्दी से ये पी लो। निशा पीछे जाते हुए, ये क्या है, मैं इससे क्यों पीऊं, मैं नहीं पीने वाली ये। विशाल, तुम्हें पीना तो पड़ेगा ही, चाहे वो तुम्हारे मर्जी से हो या जबरदस्ती। इतना कह के वो निशा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो निशा को पकड़ पाता उससे पहले ही निशा बाहर से दौड़ते हुए वॉशरूम में घुस जाती है और डोर बंद करने ही वाली थी कि विशाल अपने पैर से डोर को बंद होने से रोक लेता है और खुद अंदर जाके डोर लॉक कर देता है और निशा को देख डेविल स्माइल दे देता है। निशा, जो विशाल की ऐसी बर्ताव से काफी डर चुकी थी, वो पीछे जाते हुए कहती है, वह भी विशाल, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, मैं निशा और कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बाथटब में गिर जाती है। निशा को गिरते देख विशाल दौड़ के उसके पास जाता है और उसे पकड़ता है। निशा को छूते ही विशाल को अपने बॉडी में कुछ अलग सा फील होता है। वही इस बात से अनजान निशा विशाल को कसके पकड़ लेता है और कहती है, विशाल मैं ये अकायूं, हम दोनों में से कोई तुम लोगों की दुश्मन नहीं है, हम तो। निशा की बात खत्म होने से पहले ही विशाल एक झटके में उसे बाथटब से बाहर ले आता है और वॉल से सटा के खड़ा कर उसके होठों पे अपना होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। विशाल का एक हाथ निशा के गर्दन के पीछे था और एक हाथ निशा की कमर पे, वो किसी भूखे की तरह निशा की होठों को खा रहा था।
वहीं निशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या, पर जब उसे समझ आया तब वो विशाल को खुद से दूर कर देती है और उसे देखती है तो विशाल की आंखें पूरी लाल थी। ये देख निशा को कुछ समझ आता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो इसके आगे कुछ कर पाती कि विशाल फिर से उसे पकड़ लेता है और निशा की नेक पे किस करने और बाइट करने लगता है। निशा फिर से विशाल को दूर धक्का दे देता है और वहां से जाने लगती है तो विशाल उसे पकड़ नीचे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और निशा की नेक कॉलर बांध पे बेतहासा किस और बाइट करने लगता है। निशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर इस बार विशाल ने उसे कसके पकड़ रखा था। विशाल अब निशा की टोप को फाड़ देता है और उस टोप से निशा की हाथों को बंध देता है। अब निशा विशाल के सामने ब्रा और शॉर्ट्स में थी। विशाल निशा के ऊपर से उठता है और निशा को देखते हुए खुद के कपड़ों को भी निकाल देता है। अब विशाल सिर्फ बॉक्सर में था। ये देख निशा वहां से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, वह विशाल तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम अभी अपने होश में ना। निशा और कुछ कह पाती उससे पहले ही विशाल उसकी शॉर्ट्स भी उतार देता है। अब निशा ब्रा और पैंटी में थी। निशा की आंखों से अब आंसू निकल रही थी और वो शांत हो गई थी। शायद वो समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच सकती। वही विशाल निशा के बॉडी को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। फिर वो निशा को गोद में उठा लेता है और बाथटब में उसे लेटा देता है और खुद भी अंदर आ जाता है और निशा के ऊपर आके उसे किस करने लगता है। वो निशा को हर जगह किस और बाइट कर रहा था जिससे निशा की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी और विशाल निशा की सिसकियां सुन और एक्साइटेड हो जाता है और वो निशा की ब्रा और पैंटी को भी उसके शरीर से अगल कर देता है। अब निशा पूरी तरह नेकेड थी। अब विशाल निशा की ब्रेस्ट पे आ जाता है और निशा की एक ब्रेस्ट को मुंह में लेकर साक करने लगता है और एक को हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था और दूसरा हाथ उसके निशा कमर पे था। निशा लास्ट कोशिश करते हुए कहती है, आह विशाल, अगर मैं और तुम एक हो गए तो हम कभी अलग नहीं हो सकते, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रह पाओगी। आह है। निशा की बात सुनकर विशाल निशा की ब्रेस्ट पे जोर से बाइट कर देता है और दूसरे ब्रेस्ट को जोर से प्रेस करता है जिससे निशा की चीख निकल जाती है। फिर अपने दूसरा हाथ जो निशा के कमर पे थी उसे उसके प्राइवेट पार्ट पे ले जाता है और अपने 2 उंगली उसके अंदर डाल देता है जिससे निशा की फिर से चीख निकल जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। विशाल कुछ देर निशा के प्राइवेट पार्ट पे अपनी उंगली अंदर बाहर करता है, फिर अपने बॉक्सर को भी उतार देता है और बाथटब में पानी पे पानी के अंदर ही निशा के अंदर समा जाता है जिससे निशा की एक और चीख निकल जाती है। आह है। निशा की चीख सुनकर विशाल और वाइल्ड हो जाता है और अपने कमर को हिलाने लगता है। कुछ देर बाद वॉशरूम के अंदर से पानी की फाच फाच आवाज और निशा और विशाल की सिसकियां सुनाई दे रहा था। वही ऋषभ और केट हॉल में थे। केट ऋषभ को देखते हुए कहा, गई क्यूटी, कहीं भाग तो नहीं गई ना, कहीं नहीं मिल रही। ऋषभ 2 उंगली से अपने फॉरहेड को राब करते हुए, उसने मेरी ग्लास से पानी पिया था, पता नहीं उसके ऊपर वो कैसा असर कर रहा है। केट, हाँ, और अगर उसके ऊपर भी तेरे और विशाल की तरह द्रव का असर हो तो, और अगर उसे किसी लड़के ने छू लिया। केट की बात खत्म होने से पहले ही ऋषभ उसके गले को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, वो मेरी है और उसे कोई और नहीं छू सकता। केट अपने गले को छुड़ाते हुए, मैं तो बस कह रही थी कि ऐसा हो सकता है अगर। ऋषभ केट की गले को और कसके पकड़ते हुए, वो हम जैसा नहीं है तो उसके ऊपर भी द्रव सेम असर नहीं करेगा। केट खांसते हुए, ठीक है, पर मुझे छोड़ और उसे ढूंढ, मुझे मारने से तुझे क्यूटी मिल नहीं जाएगा डेविल। केट की बात सुनकर ऋषभ उसे छोड़ देता है और वहां से ऊपर अपने रूम की ओर चला जाता है। केट जो ऋषभ के छोड़ते ही धड़ाम से नीचे गिर गई थी और खांस रही थी, वो ऋषभ को ऊपर जाते देख मन में कहता है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है, हमें क्यूटी को ढूंढना है, फिर उठते हुए मुझे पता लगाना होगा क्यूटी कहाँ है। इतना कहके केट घर के बाहर निकल जाता है। चैप्टर 23 विशाल और निशा की रोमांस 2। ऋषभ अपने रूम में जाता है और एक छोटे से पेंटिंग जो वॉल पे लगा था उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो उस प्रिंटिंग को छूने ही वाला था कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आता है। पानी की आवाज आते ही ऋषभ रुक जाता है और पीछे पलट वॉशरूम को देखने लगता है जिसका डोर हल्का खुला था। ये देख ऋषभ वॉशरूम की ओर बढ़ता है और डोर खोल अंदर जाता है तो अंदर शावर चल रही थी पर कोई देख नहीं रहा था। ऋषभ शावर ऑफ करता है तभी उसे कुछ फील होता है। फिर ऋषभ बाथटब के पास जाता है तो बाथटब में देख के चौंक जाता है। निशा की रूम।
नीसा के वॉशरूम से अभी भी नीसा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अंदर अब नीसा नीचे फर्श पे लेटी हुई सिसकियां ले रही थी और अपने हाथ से अपने खुद के ब्रेस्ट को प्रेस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। वही विशाल नीसा के किटी को किसी पागल की तरह साक लीक और बाइट कर रहा था, जैसे वो अपनी फेवरेट चीज खा रहा हो। बहुत देर तक विशाल नीसा के किटी को खा रहा था और उसे देख लग रहा था कि वो उसके कभी नहीं छोड़ने वाला। अब नीसा भी पागल हो रही थी। उसका स्किन पूरी सफेद पड़ रही थी और उसकी आंखें भी पूरी ब्लू हो गई थी। उसकी नीसा होंठ भी पूरा नीला पड़ गई थी। नीसा अपने पावर को यूज कर विशाल को खुद से दूर करती है, जिससे विशाल कुछ दूरी पर जाके फर्श पे गिर जाता है। विशाल की होंठों पे ब्लड लगा था और उसकी आंखें पूरी लाल थी। विशाल अपने होंठों से ब्लड को बड़े ही सेक्सुअल तरीके से अपने जीभ से चाट लेता है और नीसा को देखने लगता है। नीसा जो अभी हाफ रही थी वो विशाल को देखता है। अभी वो दोनों पूरे नेकेड थे। नीसा एक झलटे में जाके विशाल की ऊपर बैठ जाती है और उसे विशाल धक्का देके फर्श पर लेटा देती है और विशाल की होंठों पे अपना होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है और अपने एक हाथ को विशाल की बॉडी पे चलाने लगता है और एक हाथ को उस विशाल की प्राइवेट पार्ट पे ले जाती है और उसे सहलाने लगती है, जिससे विशाल नीसा के होंठ पे काट लेता है। विशाल के काटते ही नीसा उसके होठों को छोड़ देता है और उसके नेक, शोल्डर और चेस्ट पे बाइट और किस करने लगता है। उसका हाथ अभी भी विशाल की बॉडी में चल रहा था और दूसरा हाथ उसके विशाल प्राइवेट पार्ट पे था और विशाल का एक हाथ नीसा की ब्रेस्ट पे था और एक हाथ बैक पे था और वो नीसा की ब्रेस्ट को बुरी तरह मसल रहा था। कुछ देर ऐसे ही किस और बाइट करने के बाद नीसा विशाल की कमर पर बैठ जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर समा लेती है और कमर हिलाने लगती है। विशाल भी नीसा की कमर को पकड़े हुए उसे और तेजी से हिलाने लगता है। वॉशरूम और रूम में नीसा और विशाल की सिसकियां सुनाई दे रहा था। ऐसे ही कुछ एक घंटे तक नीसा विशाल के ऊपर रहती है, फिर वो थक के विशाल के ऊपर ही गिर जाती है, पर विशाल अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। वो दोनों पसीने से पूरे भीगे हुए थे। कुछ 5 मिनट तक सब शांत रहता है, फिर विशाल नीसा को अपने नीचे कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वो नीसा को हर जगह किस करता है और फिर नीसा की ब्रेस्ट को साफ करते हुए एक झटके में उसके अंदर समा जाता है, जिससे नीसा उसके कंधों को जोर से पकड़ लेता है और विशाल अपना कमर हिलाने लगता है। ऐसे ही पूरी रात दोनों एक दूसरे को प्यार करता है। नीसा थक गई थी पर विशाल उसे छोड़ ही नहीं रहा था और वो नीसा को प्यार करता रहा। वही केट अभी सड़क पर भाग रही थी और वो अभी अपने असली रूप बिल्ली में थी। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, तभी उसके सामने 5 कुत्ते आ जाते हैं और केट को घेर लेता है। केट उनको देख कहती है बिल्लियों की भाषा में, देख अब मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मैं कोई लफड़ा नहीं चाहती हूँ, तो मुझे जाने दे। पर केट की कोई भी बात का उन कुत्तों पर कोई असर नहीं होता और वो सब केट की ओर बढ़ने लगता है। ये देख केट फिर से कहता है, चल अगर तुम लोगों को ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं तो मैं क्या करूं। अगर तुम्हें एक बिल्ली से पीटना है तो आ देखते हैं किसमें कितना है दम। इतना कह के केट जैसे ही उन कुत्तों पे झपटना चाहा कि तभी वहां एक लड़के की आवाज आता है जो कह रहा था, है हाट क्या कर रहा है, खा पी के कोई काम नहीं जो इतने कुत्ते मिलकर एक प्यारी और छोटी बिल्ली को परेशान कर रहा है, हट यहाँ से। उस लड़के की आवाज सुन सारे कुत्ते वहां से चला जाता है और केट तो बस उस लड़के को देखने में ही बिजी था। वो लड़का बहुत हैंडसम था पर ऋषभ से कम, क्योंकि हमारे हीरो के आसपास भी कोई नहीं जा सकता, वो तो है ही ऑल इन वन। वो लड़का केट को ऐसे खुद को देखते देख केट को अपने गोद में उठा लेता है और उसके केट माथे पे हाथ फेरते हुए कहता है, तुम डरो मत क्यूट बिल्ली, वो सब चले गए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर केट को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो बस उस लड़के का चेहरा और उसके हिलते हुए होंठ दिख रही थी। केट को अभी भी खुद को ऐसे देखते देख वो लड़का कुछ सोचता है, फिर केट को गाल पे किस करता है। केट तो जैसे जम ही गई थी उस लड़के की किस करने से। फिर वो लड़का कहता है, तुम्हें भूख लगी है ना, फिर केट को अपने कार के पास ले जाते हुए, चलो मैं तुम्हें खाने देता हूँ। इतना कह के वो लड़का केट को गोद में लेकर कार में बैठ जाता है। केट को उस लड़के की गोद में बैठ कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो वहां से उठता नहीं और उस लड़के की गोद में ही बैठी रहती है। वही वो लड़का कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। ओबरॉय विला के छत पे दादाजी आलती पालती मारकर बैठा था और उनके सामने 5 लड़की की बॉडी थी। वो लड़कियां करीब 16-17 साल की थी। वो सारी लड़की नेकेड थी, उनके बॉडी जगह जगह से कटा था जहां से खून निकल रहा था, पर वो खून जमीन पर नहीं गिर रहा था।
उस लड़कियों को देख लग रहा था कि कोई इन सारी लड़कियों का खून धीरे धीरे पी रहा हो और वहां पूरे छत पे एक मदहोश करने वाली खुशबू थी। कुछ घंटा ऐसे ही बीत जाता है और वहां जो मदहोश करने वाली हवा थी वो और ज्यादा बढ़ती है और वो पांचों लड़कियों की लाश जो अब तक पूरा सफेद पड़ चुका था वो धुआं बन जाते हैं। ये सब कहते देख दादाजी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जितना मजा करना है कर ले, बस कुछ दिन और फिर मैं भी देखता हूँ उसे कौन बचाता है। वो खुद मेरे पास आएगा और तू उसे मेरे पास लेकर आएगा ऋषभ। इतना कह के दादाजी जोर जोर से हंसने लगता है। चैप्टर 24 ऋषभ और कायरा की रोमांस। ऋषभ का रूम। ऋषभ बाथटब में देख चौंक जाता है। बाथटब में पानी के अंदर कायरा थी जिसकी आंखें अभी बंद थी। ऋषभ जल्दी से बाथटब के पास जाता है और कायरा को बाथटब से बाहर निकलता है। पानी से बाहर आते ही कायरा अपनी आंखें खोल देती है और ऋषभ को देखने लगती है। ऋषभ कायरा को रूम में लेकर जा रहा था। जब कायरा को समझ आता है कि उसे बाथरूम से बाहर लेकर जा रहा है तो वो छटपटाते लगती है और ऋषभ के गोद से उतरने की कोशिश करती है, पर ऋषभ उसे नहीं छोड़ता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ऋषभ कायरा को नहीं छोड़ता तो कायरा रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे पानी में जाने दो, बाहर मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरी बॉडी भी जल रही है, प्लीज मैं जल जाऊंगी। पर कायरा की बातों का ऋषभ पर कोई असर नहीं होता और वो कायरा को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। ऋषभ के कायरा को बेड पे सुलाते ही कायरा उठने की कोशिश करती है। कायरा को उठते देख ऋषभ उसे पकड़ लेता है। ऋषभ कायरा को पकड़ते वक्त कायरा के ऊपर झुका था और कायरा भी उठने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच ऋषभ का होंठ कायरा की होंठों से टच हो जाता है और ऐसा होते ही कायरा शांत हो जाती है और ऋषभ के कुछ समझने से पहले ही ऋषभ की शर्ट को पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है और ऋषभ के होंठों पे अपना होंठ रख उसे किस करने लगती है। ऋषभ जो कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, वो कायरा के किस करने से और कुछ समझने की स्थिति में भी नहीं रहा और वो भी कायरा को किस करने लगा। कायरा को किस करना नहीं आता था, वो बस ऋषभ के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रहा था। कायरा की हरकत देख ऋषभ कायरा से थोड़ा दूर होता है। ऋषभ के दूर होते ही कायरा ऋषभ को अपनी ओर खींचने लगती है। ये देख ऋषभ कायरा की दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से कायरा की चीख को पकड़ कहता है, आई नो कि तुम्हें अभी क्या चाहिए, पर मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तुम अपने होश में नहीं हो। बट यू डोंट वरी, कल हम ये सब करेंगे। अगर तुम्हारी मर्जी ना भी हो तो भी करेंगे, पर आज नहीं तो तुम चुपचाप यहाँ रहो, मैं अभी आया। इतना कह के ऋषभ कायरा को छोड़ देता है और बेड से उठने लगता है, पर कायरा फिर से ऋषभ को पकड़ लेता है और कहती है, प्लीज हेल्प मी, मुझे तुम्हारी जरूरत है प्लीज। ऋषभ खुद को छुड़ाते हुए, हाँ मैं तुम्हारे हेल्प ही करने जा रहा हूँ, बस मुझे कुछ टाइम दो। कायरा बेड से उठ ऋषभ से चिपकते हुए, नहीं कोई टाइम नहीं है, अभी हेल्प करो। इतना कह के वो ऋषभ की नेक और चेस्ट पे किस और साक करने लगता है। कायरा की ऐसा करने से ऋषभ की आंखें बंद हो जाता है और उसको अपने लोअर पार्ट में कुछ हलचल महसूस होता है। ऋषभ कायरा को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर कायरा उससे दूर नहीं हो रही थी। उसने ऋषभ के कमर पे अपना पैरों को लापेल ली थी। ऋषभ कायरा को लेकर बेड पे गिर जाता है। अब कायरा ऋषभ के ऊपर थी और उसे किस कर रही थी और अपने हाथों से उसे शर्ट के बटन को भी खोल रही थी। तभी ऋषभ कायरा से कहता है, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इतना कह के वो कायरा को पलटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कायरा की होंठों पे अपना होंठ रख देता है और वाइडली किस करने लगता है। कायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। ऋषभ कायरा को किस करते करते उसके टोप के अंदर हाथ डाल देता है और कायरा को कमर और पेट को सहलाते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाने लगता है और उसका ऋषभ दूसरा हाथ कायरा की नेक पे था और वो लगातार कायरा के होंठों को साफ किए जा रहा था। फिर ऋषभ कायरा के मुंह में अपना जीभ डाल देता है और उसके मुंह के हर एक कोने की स्वाद लेने लगता है। कायरा भी ऋषभ के मुंह में अपनी जीभ डाल देती है। अब दोनों एक दूसरे की जीभ को साफ रख रहे थे और कायरा ऋषभ की शर्ट की बटन खोल उसके ऋषभ बॉडी से अलग कर कोने में फेंक देता है और ऋषभ की नेकेड पीठ और छाती पे अपनी हाथों को फेरने लगती है। कायरा की हर एक टच ऋषभ को और ज्यादा वाइल्ड कर रहा था। ऋषभ अब कायरा की होंठों को छोड़ उसके नेक और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। कायरा भी ऋषभ की नेक और शोल्डर पे किस कर रही थी और अब ऋषभ का एक हाथ कायरा के टोप के अंदर उसके ब्रा के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट को सहला रहा था और हल्का हल्का प्रेस भी कर रहा था, जिससे कायरा की मुंह से सिसकियां निकल रही थी और वो ऋषभ के नेक और शोल्डर पे बाइट करने लग जाती है।
ऋषभ कायरा से अलग होता है और कायरा की आंखों में देखते हुए कायरा की टोप और शॉर्ट्स को उतार देता है। अब कायरा सिर्फ पिंक कलर की इनरवेयर में थी और उसमें वो बहुत सुंदर और सेक्सी लग रही थी। ऋषभ बस कायरा को देखे जा रहा था, पर ऋषभ के अलग होते ही कायरा को फिर से गर्मी लग रही थी और उसकी शरीर जल रहा था। ऋषभ को ऐसे खुद को देखते देख कायरा उठ के बैठ जाती है और ऋषभ के पेंट को खोलने लगती है। कायरा को ऐसा करते देख ऋषभ अपनी आंखें बंद कर लेता है। कायरा ऋषभ के पेंट की जीप खोल देता है। कायरा के जीप खोलते ही ऋषभ कायरा को पकड़ लेता है और उसकी चेहरे को ऊपर कर अपने होंठ कायरा की होंठों पे रख देता है और अपने पैरों की मदद से अपने पैंट को उतार लेता है। अब ऋषभ सिर्फ बॉक्सर में था और वो कायरा को बेतहासा किस कर रहा था। कायरा भी ऋषभ का साथ दे रही है। फिर ऋषभ कायरा की ब्रा का हुक खोल देता है और उसके बॉडी से उसकी ब्रा अलग कर फेंक देता है और कायरा को बेड पे लेटा के उसके ब्रेस्ट पे झपट पड़ता है और कायरा की ब्रेस्ट को बुरी तरह मसलने गलता है और उसके नेक, कॉलर, बांध, शोल्डर हर जगह किस और बाइट करने लगता है। कायरा बस चद्दर को कसके पकड़े थी और सिसकियां ले रही थी, जिसे सुन ऋषभ और एक्साइटेड हो रहा था। अब ऋषभ कायरा की एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर साक करने लगता है और एक हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है और अपना दूसरा हाथ कायरा की पैंटी के अंदर डाल उसकी किटी को सहलाने लगता है, जिससे कायरा और ज्यादा बेचैन होने गई थी। कायरा से अब और सहन नहीं हो रही थी। वो कराहते हुए ऋषभ से कहता है, आह प्लीज डोंट। कायरा की बात सुनकर ऋषभ कायरा की चेहरे के पास आता है और उसके निचले होंठ पे हल्के से बाइट करते हुए, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रही है? कायरा ऋषभ के होंठों पे किस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है पर मुझे अभी वो चाहिए, जल्दी प्लीज। ऋषभ कायरा के ऊपर से उठते हुए, क्या चाहिए तुम्हें, मैं समझा नहीं। कायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बॉडी की नीड्स पूरी करनी थी। वो ऋषभ की बॉक्सर को देखते हुए कहती है, वो चाहिए। ऋषभ कायरा की नज़र को फॉलो करता है और कायरा की नज़र कहाँ है ये देख ऋषभ के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो कायरा को देख कहता है, ये तो तुम्हारी ही है और तुम्हें ये चाहिए तो खुद ले लो। इतना कह के ऋषभ बेड पे सीधा लेट जाता है। वही वो लड़का केट को एक 3 BHK फ्लैट में ले आता है। वो फ्लैट बहुत खूबसूरत था। वो लड़का हॉल में आता है और केट को सोफे पे बिठा के कहता है, बिल्ली तुम यही रहो, मैं अभी सवार लेकर आई, फिर मैं तुम्हें दूध गर्म करके दूंगा और तुम डरना मत, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। इतना कह के वो अपने रूम में चला जाता है। उस लड़के के जाते ही केट अपनी इंसानी रूप में आ जाती है और उस लड़के की रूम की ओर देखते हुए कहती है, कोई इंसान इतना अच्छा भी होता है क्या जो एक रास्ते की बिल्ली को बचा के अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और उसे खाना भी खिलाना चाहता है। इतना कह के केट उस पूरे घर में घूम घूम के देखने लगती है। चैप्टर 25 नाउ योर टर्न स्वीट हार्ट। ऋषभ की लेटते ही कायरा ऋषभ की ऊपर आ जाती है और ऋषभ के बॉक्सर को उतार फेंकता है और ऋषभ की प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में पकड़ लेती है। कायरा के पकड़ते ही ऋषभ के मुंह से आह निकल जाता है और वो कायरा को रोक लेता है और अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कायरा की पैंटी को उतार देता है और कायरा की किटी पे अपना होंठ रख देता है और उसे साक और लीक करने लगता है। ऋषभ के ऐसा करते ही कायरा की सिसकियां तेज हो जाती है और वो ऋषभ के बालों को खींचने लगती है। कुछ 20 मिनट कायरा के किटी को साक और लीक करने के बाद वो कायरा की किटी पे अपना प्राइवेट पार्ट को रगड़ने लगता है और कायरा की चेहरे को देखता है जो अभी आंखें बंद किए हुए थी। ऋषभ कायरा की नेक पे किस करते हुए कहती है, आर यू रेडी स्वीट हार्ट? ऋषभ की आवाज सुन कायरा अपनी आंखें खोल ऋषभ को देखती है और अपनी सिर हाँ में हीला देती है। कायरा के हाँ करते ही ऋषभ एक झटके में उसके अंदर समा जाता है, जिससे कायरा की आंखों के कोने से आंसू बह जाती है और वो अपनी नाखून को ऋषभ की पीठ पे चुभा देता है और वहां से खून निकलने लगता है, पर ऋषभ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ अपने प्राइवेट पार्ट को कायरा के अंदर से बाहर लाता है और फिर से एक जोरदार झटके में उसके अंदर समा जाता है, जिससे कायरा की नाखून और ज्यादा ऋषभ के पीठ पे गिर जाता है, पर ऋषभ उस पे ध्यान नहीं देता है और तेजी से अपने कमर को हिलाने लगता है। कायरा को पहले तो दर्द होती है पर फिर उसे भी अच्छा लगती है और वो ऋषभ का साथ देने लगती है। कायरा जोर जोर से आहें भर रही थी, फिर वो ऋषभ को देख कहती है, आह इट्स अ लॉट ऑफ फन टू डू आह। कायरा की बात सुनकर ऋषभ अपना स्पीड और बढ़ा देता है और कायरा की ब्रेस्ट को पकड़ जोर जोर से प्रेस करके हौंकते हुए कहता है, यस एंड नाउ वी विल ऑलवेज डू दिस वेदर यू वांट इट और नॉट।
इतना कह के ऋषभ के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो पलट जाता है, जिससे कायरा उसके ऊपर आ जाती है और अभी भी ऋषभ की प्राइवेट पार्ट कायरा के अंदर ही था। ऋषभ कायरा को देखते हुए कहता है, नाउ योर टर्न स्वीट हार्ट। इतना कह के ऋषभ कायरा की दोनों ब्रेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ प्रेस करने लगता है और कायरा भी अपने कमर को धीरे धीरे हिलाने लगती है। कुछ देर ऐसे ही हिलाने के बाद ऋषभ कायरा की कमर पकड़ लेता है और उसकी कमर को तेजी से हिलाने लगता है। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं। करीब सुबह 4 बजे कायरा थक जाती है और हांफते हुए ऋषभ से कहती है, आई हैव वेट, आई एम टायर्ड ऑफ मी नो मोर आहा। कायरा की बात सुनकर ऋषभ और तेजी से धक्के लगाते हुए कहता है, पर अभी मेरा नहीं हुआ। ऋषभ की बात सुनकर कायरा कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषभ उसके होंठों पे अपना होंठ रख देता है। वही केट पूरे फ्लैट को घूम घूम के देख चुका था। फ्लैट बहुत ज्यादा सुंदर था। केट को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतने अच्छे से सब संवार के रख सकता है। फिर वो घूमते घूमते फिर से हॉल में आ जाती है और उसकी नजर उस लड़के की रूम पर पड़ती है जिसका डोर खुला था। ये देख के उस रूम की ओर चली जाती है और रूम के अंदर जाके देखने लगती। तभी उसकी नजर सामने जाता है और सामने का नजारा देख के वही जम जाती है और आंखें फाड़े सामने देखने लगती है। सामने वो लड़का पूरा नेकेड था और उसके टॉवल नीचे गिरा था और वो भी आंखें फाड़े केट को देख रहा था। कुछ देर बाद केट जोर ले चिल्ला देती है और केट के चिल्लाते ही वो लड़का भी चिल्ला देता है। फिर केट जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाती है और अपने सीने पे हाथ रख हौंफते हुए कहती है, कितना बेशर्म लड़का है, ऐसे डोर को खुला रख कौनची। इतना कह के वो फिर से सोफे पे बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का बाहर आता है। उसने इस वक्त एक ब्लू कलर की टी शर्ट और लोअर पहना। वो बाहर आके केट को गुस्से में देख पूछता है, तुम कौन हो और मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो और तुम मेरे रूम में मेरे परमिशन के बिना कैसे चले गए। उस लड़के की बात सुनकर केट उसे घूरते हुए कहती है, मैं केट हूँ और तू मुझे खुद यहाँ लेकर आया है और वो भी गोद में उठा के, और मैं कहीं भी जाऊँ मेरी मर्जी, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और तू ऐसा बेशर्म है कि ऐसे नंगी पुंगी क्यों घूमता है। केट की बात सुनकर वो लड़का शॉक्ड था। वो कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ मेरे फ्लैट पर लेकर आया हूँ और वो भी गोद में उठाकर, कब, और ये मेरा घर है तो यहाँ कहीं भी जाने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और मैं मेरे घर में जैसे भी घूमूं उससे तुम्हें क्या। केट, हाँ तू ही लेकर आया है मुझे और खाने देगा, ये कह के सोफे की और इशारा करके यहाँ बैठा के गया था। लड़का उंगली दिखा के, बकवास बंद करो और ये कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है क्या। केट सोफे से उठ उस लड़के को उंगली दिखाते हुए, देख तू मुझे तमीज मत सिखा, अगर दूध नहीं पिलाना है तो कह दे, वैसे भी मेरा डेविल मुझे बहुत सारा दूध देता है। इतना कह के डोर के पास जाके डोर खोलते हुए क्या सोचा था कि ये अच्छा इंसान है, पर ये तो पहचान से ही मना कर रहा है। वैसे भी मैं उतनी लालची बिल्ली नहीं हूँ। इतना कह के केट अपने असली रूप बिल्ली में आ जाती है और वहां से चली जाती है। वो लड़का तो केट को बिल्ली होते देख सिर पकड़ सोफे पे बैठ जाता है और अपनी आंखों को बार बार झपकाने लगता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। आरबी हाउस। अभी सुबह के 7 बजे थे पर अभी भी ऋषभ कायरा को नहीं छोड़ा था। अभी कायरा ऋषभ की ऊपर थी और ऋषभ जबरदस्ती उसके कमर को स्पीड में हिला रहा था। कायरा की आंखों से आंसू गिर रही थी। फिर ऋषभ कायरा को अपने नीचे कर लेता है और धक्के लगाने लगता है। कुछ 20 मिनट बाद ऋषभ 2-3 जोर जोर की धक्के देके कायरा की ऊपर ही गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अभी भी ऋषभ कायरा के अंदर ही समाया हुआ था। दोनों ही पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। कायरा बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो कुछ मिनट में ही नींद की आगोश में चली जाती है। कुछ देर बाद ऋषभ कायरा से अलग होता है और कायरा के पास लेटते हुए कायरा की चेहरे को देखता है और कायरा की माथे पे किस कर कहता है, मुझे पता था कि तुम ही वो हो, तुम ही मुझे और मेरे डिजायर को सेटिस्फैक्ट कर सकते हो। इतना कह के ऋषभ कायरा को हक कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद ऋषभ भी नींद की आगोश में चला जाता है। चैप्टर 26 नीली परी। नीसा की रूम। नीसा की नींद सुबह 8:30 बजे खुलती है। तो पहले तो वो खुद के ऊपर किसी भारी चीज को फील करती है और जब वो हिलने की कोशिश करती है तो अपने बॉडी और सबसे ज्यादा अपने लोअर पार्ट में दर्द महसूस करती है। ये सब फील कर नीसा थोड़ा सिर ऊपर कर अपने ऊपर देखती है तो उसके ऊपर विशाल था जो उसके ब्रेस्ट पे सिर रख सो रहा था और वो दोनों ही अभी नेकेड था। ये देख नीसा पहले तो घबरा जाती है पर फिर वो सब याद करती है।
सब याद आने के बाद निशा के आंखों से आंसू बहने लगती है और वो एक गहरी सांस लेती है और धीरे से विशाल को अपने ऊपर से हटाने लगती है और वो जैसे ही उठने वाली थी कि विशाल उसे पकड़ लेता है और अपने नीचे कर देता है और निशा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम एक परी हो, नीली परी। निशा एक फीकी मुस्कान के साथ विशाल को देखता है और कहती है, शायद थी, क्योंकि कल रात के बाद मैं एक पियोआ परी नहीं रही, मैंने एक डेविल के साथ। इतना कह के कहते निशा रुक जाती है और विशाल से नजरें फेर लेती है। निशा के ऐसे नजरें फेरने से विशाल को अपने दिल पे कुछ दर्द सा हुआ और वो निशा के गालों पे हाथ रख उसके चेहरे को अपनी ओर करके कहता है, मुझसे ऐसे नजरें मत फेरो, कल मैं अपने होश में नहीं था पर तुम तो थे ना, और मैं बस तुम्हें वो। निशा विशाल की बात काटते हुए, मुझे सब पता है कि कल तुम होश में नहीं थे पर मैं होश में नहीं था, पर मैं तुम्हें नहीं रोक पाए। अब ये सब छोड़ो, तुम्हें जो जानना था वो तुमने जान लिया ना। और एक बात मैं या कायूं, हम दोनों में से कोई भी तुम लोगों की दुश्मन नहीं है और कायूं को तो पता भी नहीं कि वो कौन है। विशाल, तो क्या भाभी भी परी है? निशा, नहीं, कायूं परी नहीं है और वो कौन है ये मुझे भी नहीं पता। बचपन में मुझे परीलोक से इस पृथ्वी पे भेज दिया था कायूं को प्रोटेक्ट करने के लिए और तब से मैं कायूं के साथ हूँ। और एक बात मुझे पता है कि सारे डेविल्स बुरे नहीं होते, कुछ डेविल्स अच्छे भी होते हैं और मैं उन अच्छी डेविल्स को ही ढूंढ रही थी, यानी तुम दोनों को, द डेविल किंग और द डेविल प्रिंस को। इतना कह के निशा विशाल को अपने ऊपर से धक्का देने लगती है पर विशाल हिलता भी नहीं। ये देख निशा चिढ़ते हुए कहती है, अब क्या चाहिए? सब तो बता दिया और अपनी बॉडी भी तुम्हें दे दिया, और क्या चाहिए? विशाल, तुम हम दोनों को क्यों ढूंढ रहे थे? निशा, पता नहीं, मुझे बस कहा गया था कि मैं द डेविल किंग को ढूंढूं और उसके पास रहूं। इतना कहते ही निशा विशाल को अपने ऊपर से धक्का दे देता है और फर्श से उठ के सावर के नीचे जाके सावर ऑन कर देती है। विशाल तो बस निशा की नेकेड बॉडी ही देखे जा रहा था, फिर वो भी उठता है और निशा के पास जाके सावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो दोनों कल रात से बाथरूम के फर्श पे ही सो रहा था। विशाल निशा को कमर से पकड़ उसके कंधे पे किस करते हुए कहता है, तुम अभी भी पियोआ हो नीसू? विशाल की बात सुनकर निशा विशाल को देखती है और कहती है, हाँ मैं पियोआ थी, पर कल रात से पहले तक। विशाल, नहीं, तुम अब भी पियोआ हो, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे साथ वो सब किया है और किसी के साथ नहीं, और एक के साथ फिजिकल होने से कोई आना पियोआ नहीं हो जाता। निशा विशाल को देख, पर कल जो भी हुआ उस पे तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं था और तुम तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने नहीं वाले, और कल रात के बाद मुझे इतना कह के निशा रुक जाती है और विशाल को देख कहती है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें कल रात के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। इतना कह के वो विशाल को देखती है। विशाल भी निशा की आंखों में देख रहा था। ऋषभ का रूम। ऋषभ और कायरा एक दूसरे को हक करके सो रहा था, तभी ऋषभ की नींद खुल जाता है और वो अपने सीने में सिर छुपाए सो रहे कायरा को दिखता है। फिर उसके कायरा आंखों पे किस करता है और माथे पे किस करता है। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो कायरा को खुद से दूर करता है और कायरा की पेट पे अपना हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद अपने आंखें खोल कायरा के चेहरे को देखता है और उसे चादर से ढक देता है। फिर बेड से उठ के वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ बाहर आता है और बेड पे देखता है तो कायरा अभी भी सो रही थी। ये देख ऋषभ चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ तैयार होके बाहर आता है और एक बार कायरा को देखता है, फिर वॉल में लगे घड़ी को देखता है जहां अभी सुबह के 10:30 दिखा रहा था। ये देख ऋषभ अपने फोन निकाल किसी को फोन करता है और कहता है, सब रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। इतना कह के उधर की कोई बात सुने बिना ही कॉल काट कर देता है और कायरा के पास जाके कायरा की माथे पे किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। केट अभी किचन में खाना बना रही थी। ऋषभ वहां से जाते हुए, मैं कालीनगर जा रहा हूं, तुम कायरा का ध्यान रखना। केट जो खाना बना रही थी वो कालीनगर सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ऋषभ को देखते हुए, तू कालीनगर क्यों जा रहा है, तुझे पता है ना अभी वहां। ऋषभ, मुझे सब पता है और तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और जो कहा वो करो। इतना कह के ऋषभ वहां से चला जाता है। ऋषभ के जाते ही केट अपने माथे पे हाथ रख, ये डेविल का बच्चा मुझे किसी दिन टेंशन दे देकर ही मार देगा। अब ये कालीनगर क्यों जा रहा है और मैं तो इसके पीछे भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तो क्यूटी का ध्यान रखना है। केट ये सब कह ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके बालों को जोर से पकड़ पीछे खींचता है और केट को फर्श पे पटक देता है। फर्श पे गिरते ही केट अपनी असली रूप में आ जाती है और सामने देखने लगती है।
चैप्टर 27 मुझे क्या पीरियड आए हैं। केट सामने देख फिर से अपनी इंसानी रूप में आ जाती है और अपने कमर पे हाथ रख गुस्से से कहती है, पिशाच कहीं का तूने मुझे ऐसे फेंका क्यों। सामने विशाल भी गुस्से में खड़ा था। वो केट के पास आते हुए कहता है, जंगली बिल्ली तूने मुझे मुही द्रव क्यों दिया, वो तो तुझे ब्रो को देना था ना। केट पीछे हटते हुए, तू ऐसे क्यों कह रहा है, तू भी तो राजी था ना निसा की। विशाल था, पर ऐसे नहीं जैसे तूने किया, मैं तो उसके मुंह से उसकी सच जानना चाहता था। केट तो क्या हुआ आज जान लेना, और तू कल तो उसके पास गया नहीं था ना। विशाल केट को घूरते हुए, कल मैं उसके रूम में गया था उससे सच निकालने के लिए, पर केट आंखें बड़ी बड़ी कर विशाल को देखते हुए, क्या तूने उसके साथ वो सब कर लिया, एक डेविल होके एक परी के साथ ये सब। विशाल शट अप कैट, बकवास मत कर, और क्या हुआ, मैं डेविल और वो परी है तो अब वो मेरी है, समझी। केट, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू उसके पास गया वो तो ठीक है, पर उसे छुआ क्यों तूने, अगर उसे नहीं छूता होता तो ऐसा कुछ नहीं होता गधे। विशाल हंसते हुए, हाँ हाँ मुझे तो सपना आएगा ना कि केट ने मुझे मोही द्रव दिया है तो मैं निसा के पास ना जाऊं, और अगर जाऊं भी तो उसे छूना है ना, और वो भी दिन में सपने आएगा जब मैं सोया ही नहीं, जागते वक्त सपने आता है ना। फिर गुस्से में, गधी बिल्ली तू मुझे बताएगा तब ना मुझे पता चलेगा कि तूने मुझे मोही द्रव दिया है। केट, मैं मानता हूं कि मैंने ये गलती की है, वो क्या है ना, मैं तुझे बताना भूल गई थी, पर इससे तो अच्छा ही हुआ तुझे पता चल गया कि निसा एक अच्छी परी है, मतलब नीली परी। विशाल, हाँ वो तो मुझे ऐसे भी पता चल जाता। फिर कुछ सोचते हुए केट को घूर के देखता है और पूछता है, तुझे कैसे पता चला कि निसा नीली परी है। केट, वो तो मुझे ऋषभ ने बताया। विशाल, ब्रो को पता है कि। केट, उसे सब पता है, तू और मैं ही बेवकूफ हूं जो पता करने चले थे कि क्यूटी और निसा कौन है, और सब गड़बड़ कर दिया हमने तो। विशाल, बेवकूफ तू है मैं नहीं, और गड़बड़ भी तेरी वजह से हुआ है। केट, हाँ पर उसमें तेरा भी हाथ था, पर अब हमें ये सब नहीं निसा के बारे में सोचना चाहिए। फिर कुछ सोचते हुए, मैं निसा की हेल्प कर सकती हूँ। विशाल केट के सामने हाथ जोड़ते हुए, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले ही तूने इतना अच्छा काम किया है, अब इसे और मत बिगाड़। केट, तो मैंने तो तेरा अच्छा ही किया ना, तू तो निसा को पसंद करता था तो मैंने तेरी लाइन क्लियर कर दिया। केट की बात सुनकर विशाल कुछ कहता कि पीछे से निसा आते हुए कहती है, तुमने क्या क्लियर दिया केट। निसा की आवाज सुन विशाल और केट उसे देखने लगा। विशाल जल्दी से निसा के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए, अभी तुम कमजोर हो, जाओ जाके आराम करो। निसा विशाल को देख, मैं कमजोर नहीं हूँ और तुम भूल रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ, तो मुझे भी कुछ मैजिक आती है जिससे मैं अपने दर्द को कम कर सकती हूँ। इतना कह के निसा कुछ सूंघने लगती है और अपने नाक पे हाथ रख कहती है, यहाँ कुछ जल रहा है क्या। निसा की बात सुनकर केट विशाल को देख, हाँ इसका दिमाग जल रहा है, क्योंकि दिल तो इसके पास है ही नहीं जलने के लिए। केट की बात सुनकर विशाल कोई रिएक्ट नहीं करता और निसा को भी कुछ समझ नहीं आती, तो निसा फिर से कहती है, केट शायद तुम कुछ पका रहे थे वही जल रही है। निसा की इस बात को सुनकर केट अपने सिर पे हाथ रख चिल्लाकर, हाय इस पिशाच की चक्कर में मेरी खाना जल गई। विशाल, जो निसा के ऐसे बात सुनकर हॉट हो गया था, वो केट की बात सुनकर कहता है, इसमें मैंने क्या किया, तू मुझे क्यों ब्लेम कर रही है। केट, तू जा यहाँ से। विशाल निसा को खींच के ले जाते हुए, हाँ जा रहा हूँ, और आजकल तू कुछ ज्यादा ही आलसी हो रही है, कल ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और आज इतना लेट ब्रेकफास्ट। इतना कहते कहते वो निसा को वहां से लेकर चला जाता है और केट बस उसे घूरता ही रह जाती है। ऋषभ का रूम। कायरा की नींद खुलती है और वो आंगराए लेते हुए उठ बैठती है और अपनी आंखें मलते हुए चारों ओर देखती है। तभी उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है तो कायरा शॉक हो जाती है और जल्दी से चद्दर से खुद को ढकते हुए कहती है, ये मेरी कपड़े कहाँ है और मैं इस रूम में क्या कर रही हूँ, मैं और नीसू तो यहाँ से भागने वाले थे ना, तो मैं यहाँ कैसे। ये सब बड़बड़ाते हुए कायरा बेड से नीचे उतरती है और जैसे ही उसकी नज़र बेड पे जाती है वो और ज्यादा शॉक हो जाती है और खुद को देखते हुए कहती है, मुझे क्या पीरियड आए हैं, पर 3 दिन पहले ही तो हुआ था। फिर उसकी नज़र अपने जानवों पे और अपने किटी पे जाता है जहां खून के धब्बे थे। ये देख कायरा का सिर चकराने लगती है, पर वो खुद को संभल लेती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है।
वही विशाल निशा को खींचकर एक रूम में ले जाता है और उसे जबरदस्ती बेड पे बैठा देता है और खुद घुटनों के बल बैठ जाता है। निशा विशाल को देखते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब तो मैं यहाँ कायूं, हम में से कोई यहाँ से भाग नहीं रही तो, और मुझे कायरा को भी नींद से उठानी है, वो शायद अभी भी सो रही है। विशाल बस निशा को देखे जा रहा था और फिर कहता है, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना कि परी अपने पावर को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, इससे तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। निशा, वैसे भी मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है और अब मुझे नहीं लगती इससे भी बड़ी मेरे लिए कोई पनिशमेंट हो सकती है। विशाल आंखें बड़ी बड़ी कर, क्या? वही ऋषभ एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था और वहां अभी दिन में भी रात की तरह अंधेरा था और ऋषभ अभी बहुत खूंखार दिख रहा था। उसके हाथों की नाखून बहुत लंबी लंबी और नुकीला था, आंखें पूरी लाल होके चमक रहा था और दो नुकीले दांत भी निकल आया था और ऋषभ अभी शर्टलेस था जिससे उसका मस्कुलर बॉडी दिख रहा था। ऋषभ चल के सामने एक बहुत बड़े और पुराने पैर के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ आगे कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऋषभ के आंख बंद करते ही उसके हाथों से लाल रोशनी निकलता है और कुछ ही देर में वो पैर दो हिस्सों में बंट जाता है और अंदर एक रास्ता नजर आता है। पैर के खुलते ही ऋषभ अपना आंखें खोलता है और पैर के अंदर चला जाता है। ऋषभ के जाते ही वो पैर अपने आप ही बंद हो जाता है और वो जगह भी पूरा साफ हो जाता है। अब वो जगह को देख कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ कुछ समय पहले क्या हुआ, और वो पैर भी एक नॉर्मल पैर बन गई थी। पर कोई थी जो दूर से सब देख रही थी और उसके चेहरे पे इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो बड़े ही प्यार से उस पैर को देख रही थी। चैप्टर 28 रात को तुम्हें बताता हूँ मैं कितना बेशर्म हूँ। विशाल अभी भी वैसे ही बैठा एक टक निशा को देख रहा था और ये देख निशा चिढ़ते हुए कहती है, क्या है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? कब से घूरे जा रहे हो? शर्म नहीं आता एक लड़की को ऐसे घूरते हुए? विशाल निशा के कमर पे अपने हाथों को लपेट लेता है और उसके गोद में सिर रख कहता है, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम परी हो, वो परी जो अब मेरा बन चुका है। निशा विशाल की हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए, मैं तुम्हारी नहीं हूं और मुझे छोड़ो। विशाल निशा को और टाइट पकड़ लेता है और उसे देख शरारती अंदाज में कहता है, क्यों, मेरे छूने से तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? निशा की पेट पे किस कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा रेडी हूं, वैसे भी कल रात का सब मुझे ठीक से याद नहीं है। निशा विशाल को घूरते हुए, ये सब उटपटांग चीजें सोचना बंद करो और मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब नहीं करने वाली। विशाल हंसते हुए, हाँ हाँ वो तो रात को पता चलेगा और आज तो मैं होश में हूँ, पूरा मजा लूंगा। निशा विशाल से दूर होते हुए, इस बारे में कोई बात नहीं होगी और मुझे कायों को उठाना है तो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो जल्दी। विशाल उठ खड़ा होता है और रूम से बाहर जाते हुए, हाँ मुझे भी भाभी को देखना है, कल ब्रो ने क्या उनकी क्या हाल किया है। विशाल की बात सुनकर निशा उसके पीछे पीछे रूम के बाहर जाते हुए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि कल ब्रो ने उसकी क्या हाल की है? विशाल सीढ़ी चढ़ते हुए, वो कल ब्रो को भी मोही द्रव दिया गया था। विशाल की बात सुनकर निशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वो विशाल की सामने जाके उससे गुस्से में कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे कायूं तो ऋषभ को ऐसे ही झेल नहीं पाएगी और ऊपर से तुमने। विशाल निशा को शांत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, भाभी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और अगर कुछ होता तो हमें पता चल जाता, भाभी ठीक है, अब तुम चलो अपने आंखों से देख लेना। इतना कह के विशाल निशा को अपने साथ ऋषभ की रूम की ओर ले जाने लगता है। ऋषभ का रूम। कायरा वॉशरूम से बाहर आती है, उसने इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर की टॉवल पहनी थी। कायरा के पास कपड़े नहीं थे, पर फिर कुछ सोच वो कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड को खोलती है तो चौंक जाती है और खुद से कहती है, मैं तो मेरे सारे कपड़े इस रूम से ले गई थी, तो फिर ये सब यहाँ आया कैसे? फिर एक ड्रेस निकालते हुए, जैसे भी आए उससे मुझे क्या, मुझे तो अपने कपड़े मिल गए। इतना कह के कायरा ड्रेस लेकर फिर से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद कायरा बाहर आती है तो सामने देख पहले तो खुश होती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि सामने विशाल और निशा थी जो आंखें फाड़े बेड को देख रही थी। उनको ऐसे बेड को देखते देख कायरा भी बेड को देखती है तो उसका कायरा चेहरा पूरा लाल पड़ जाती है और वो जल्दी उनके पास जाके कहती है, ना नीसू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी नीचे आ रही थी। निशा के कुछ कहने से पहले विशाल कहता है, भाभी आप ऐसे कैसे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या?
कायरा विशाल को देखते हुए, क्या मैं ऐसे कैसे हूं और दर्द क्यों हो? इतना कहते कहते कायरा की नज़र बिस्तर पर लगे खून के धब्बे पे पड़ता है और कायरा ये देख कुछ सोचने लगती है तो विशाल उससे हिलते हुए फिर से पूछता है, क्या हुआ भाभी, आपको दर्द नहीं हो रही क्या कल रात के? विशाल की बात पूरी होने से पहले ही कायरा कहती है, हाँ वो क्या है ना, कल रात मेरा पीरियड आ गई थी और मैं समझ भी नहीं पाई क्योंकि मैं सो रही थी तो यहाँ दाग लग गई, पर तुम चिंता मत करो, मैं धो दूंगी और अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा तो तुम टेंशन मत लो। विशाल कायरा को देखते हुए, ओह तो आपका पीरियड आया है तो कल ब्रो। विशाल की बात काटते हुए कायरा कहती है, नहीं नहीं देवर जी वो क्या है नामा, मैं कल गलती से इस रूम में आ गई थी, मेरा मतलब वो। निशा चिल्लाते हुए, बस अब तुझे इतना भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विशाल को देख और तुम बेशर्म बेवकूफ अभी यहाँ से जाओ, मुझे कायू से बात करनी है। विशाल आंखें छोटी करके निशा को देखते हुए, क्या बेशर्म और बेवकूफ, तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? निशा, हाँ कह रही हूँ, क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दिया? विशाल निशा को उंगली दिखाते हुए उसके पास आने ही बला था तभी कायरा विशाल को रोक देता है और कहती है, देवर जी इतना गुस्सा मत होइए, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है और मुझे भी नीसू से बात करनी है। विशाल कायरा को देख, होके भाभी मैं जा रहा हूँ। इतना कह के विशाल निशा को देखता है और मन में कहता है, रात को तुम्हें बताता हूँ मैं कितना बेशर्म हूँ, और रूम से बाहर जाते हुए मुझे ब्रो से बात करनी होगी। कल ब्रो किसके साथ था? अगर भाभी के साथ कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। विशाल ये सब मन में सोचते हुए नीचे चला जाता है। वही रूम में निशा कायरा को घूर रहा था और कायरा इधर उधर देख रही थी। तभी निशा गुस्से में पूछती है, तू इस रूम में क्या कर रही है? ये तो ऋषभ का रूम है ना, और तू मुझे विशाल की तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ये जो खून की धब्बे हैं ये तेरी पीरियड के नहीं है, क्योंकि 8 दिन पहले ही तेरी पीरियड आई थी और इतनी जल्दी फिर से कैसे? और अगर पीरियड आई थी भी तो बिस्तर की ऐसी हाल कैसे हुई? एक या दो इंसान की सिर्फ नॉर्मली सोने से तो बिस्तर की ऐसी हाल नहीं होगी। निशा की इतनी बातें सुनकर कायरा की सिर चाकरा रही है। वो अपने माथे पे हाथ रख निशा को देखने लगती है। वही एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह जहां चारों हरियाली थी और उसी के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा महल। उस महल के चारों ओर बहुत से रंग बिरंगी फूल, रंग बिरंगी तितलियां थी जो उन फूलों की चारों ओर घूम रही थी। वही महल से कुछ दूरी में एक झरना थी और उस झरना में कुछ लड़कियां नहा रही थी। एक लड़की जो झरने की बिल्कुल नीचे खड़ी थी वो पूरा नेकेड और उसकी शरीर की बनावट भी साफ साफ समझ रही थी, पर कुछ ठीक से दिख नहीं रही थी और ना उसका चेहरा ठीक से दिख रहा था, पर वो जा बहुत सुंदर इतना तो पता चल ही रही थी। वही एक लड़की जिसकी कपड़े देख दासी लग रही थी, वो कहती है, राजकुमारी आप आज पृथ्वी लोक गए थे ना? उसकी बात सुनकर दूसरी दासी कहती है, हाँ राजकुमारी आज पृथ्वी लोक गए थे और शायद वहाँ राजकुमारी को अपने राजकुमार मिल गया है, इसीलिए तो राजकुमारी वहाँ से आने के बाद से बहुत खुश है। उनके बात खत्म होते ही झरने के अंदर से वो लड़की बाहर आती है और उसके बाहर आते ही उसके शरीर पे एक सफेद रंग का कपड़ा पड़ता है और देखते ही देखते वो लड़की उस कपड़े को अपने शरीर में लपेट लेती है। फिर सबके पानी से बाहर आके उन दासियों को देखते हुए कहती है, हाँ मुझे मेरा राजकुमार मिल गया है। कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, वो बहुत सुंदर है और खूंखार भी, वो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पुरुष है और सबसे शक्तिशाली। उस लड़की की बात सुनकर एक दासी कहता है, तो उसका नाम क्या है? वो कोई इंसान है क्या राजकुमारी? लड़की आंखें खोल हल्का हंसते हुए, वो मेरा राजकुमार है। इतना कह के वो अपने कपड़े जो बाहर रखा था वो पहनती है और वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सारी दासी भी चली जाती हैं। चैप्टर 29 आपने और प्रिंस ने कल पूरी रात किसी के साथ संबंध बनाए। ऋषभ का रूम। निशा अभी भी कायरा को घूर रही थी और कायरा एक बार उसे देखती तो एक बार बिस्तर को कुछ देर और देखने के बाद निशा कहती है, कायू ये तू क्या कर रही है? क्या तू मुझे सब सच सच कहेगी कि कल रात क्या हुआ और ये खून ये सब क्या है? कायरा निशा को ले जाकर सोफे पे बैठाती है और खुद भी उसके पास ही बैठ जाती है और उसे निशा देख कहती है, सॉरी नीसू, वो कल रात को मेरी वजह से हम यहाँ से भाग नहीं सके, पर पक्का आज हम भाग जाएंगे। निशा कायरा को देख, ये सब हम बाद में बात करेंगे, पर पहले मुझे ये बता कि तू इस रूम में कैसे और क्यों आई और बेड पे ये खून?
कायरा, शांत हो जा नीसू, मैं तुझे सब बता रही हूँ अपने हाथ आगे करके, पर तू पहले ये प्रॉमिस करके तू गुस्सा नहीं करेगी और मुझे बीच में टोकेगा नहीं, मेरी पूरी बात सुनकर ही कुछ कहेगी। नीसा उसके हाथ पे अपनी हाथ रख, होके प्रॉमिस। कायरा, ठीक है तो अब मैं कहना शुरू करती हूँ। नीसा, हाँ उसीलिए तो बैठे हैं, जल्दी बोल। कायरा, हाँ कह रही हूँ ना, तो सुन, कल रात जब मैं अपने रूम गई और मैं अपने रूम में ही जगी थी, क्योंकि सो गई तो भाग नहीं पाऊंगी, पर कुछ देर जागने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो अपनी ड्रेस लेना ही भूल गई। देखिए जो हम पहन रहे हैं ये तो हमारी नहीं है, ये तो हमें ऋषभ और देवर जी लेकर दिया है उनके पैसों से, और मैं किसी की चीज लेकर भाग नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी ड्रेस ढूंढने लगी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो परसों ऋषभ के साथ सोई थी। तब कायरा के और कुछ कहने से पहले ही नीसा चिल्लाते हुए, क्या तू ऋषभ के साथ परसों ही सो चुकी है? और वह कायरा नीसा को शांत करते हुए, नहीं नीसू, तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस एक साथ सोए थे, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, और तू मेरी पूरी बात सुन, फिर जो कहना होगी कहना। नीसा शांत होके, ठीक है बोल। कायरा फिर से कहना स्टार्ट करती है, तो मैं कहा थी नीसा, तू ऋषभ के साथ मतलब? कायरा, हाँ हाँ याद आ गई, तो फिर मैं परसों इस रूम में थी तो। नीसा, तू आगे बोल, तू इस रूम में कल क्यों आई थी? कायरा, हाँ वही तो बता रही हूँ, वो मैं अपना ड्रेस लेने आई थी क्योंकि मेरी ड्रेस इसी रूम में थी। नीसा, फिर? कायरा, फिर मैं पूरे रूम में ढूंढा पर मेरा ड्रेस मुझे कहीं नहीं मिली, फिर मैंने सोचा शायद वॉशरूम में हो, तो मैं वॉशरूम से ढूंढने गई, पर पता नहीं क्यों वॉशरूम बहुत ज्यादा गर्म थी और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है और मेरी गर्मी बढ़ ही रही थी, तो मैं थोड़ा पानी से हाथ मुंह धोने का सोची, और जब मैंने पानी को छुआ उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं इस बेड पे अकेली सो रही थी और मेरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, और ये खून देख मुझे लगा कि मुझे पीरियड आए हैं, पर मैं गलत हूँ, मुझे पीरियड नहीं आए हैं, और ये क्या है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कायरा की सारी बात सुनकर नीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गई थी, और वो कायरा को देख कुछ कहती, इतने में बहा केट आ जाती है और कहती है, चल दोनों बाद में बात करना, पहले ब्रेकफास्ट कर ले, बहुत देर हो गई आज तो। कायरा, अपने पेट पकड़, हाँ जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतना कह के कायरा उठ खड़ी होती है और नीसा को भी उठा के खींच के बाहर ले जाती है। कालीनगर, एक बड़े से महल जो दिखने में बहुत ही डरावना था, वहां पूरा अंधेरा था। वही उस महल के एक कमरे में एक 55 साल का आदमी बिस्तर पे लेटा था, और उनके बिस्तर के चारों ओर 4-5 लड़की खड़ी थी, वो सारी लड़कियां काले कपड़े पहनी थी। वही उस आदमी के पास एक 48 साल की औरत भी बैठी थी। तभी उस रूम में एक लड़का आता है और उस आदमी का पैर छूता है, पर उस लड़के को देख वो औरत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उस लड़के को देखते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हैं हो? तुम्हें पता है ना ये जगह अभी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए? वो लड़का, ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का किंग, मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर करना चाहे भी तो मैं कर नहीं पाएगा। औरत, ऋषभ ऐसे अपने ऊपर गुरूर मत करो, क्योंकि अहंकार सबको उसके अंत की ओर ले जाता है। ऋषभ, मैं अहंकार नहीं कर रहा माँ, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ, और यहाँ मैं बाबा को देखने आया हूँ, मैं बाबा को देख चला जाऊंगा यहाँ से। इतना कह के वो उस आदमी के पास बैठ जाता है और उस आदमी का एक हाथ पकड़ उनके चेहरे को देखते हुए, आप फिक्र मत करना बाबा, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालूंगा और आपको भी मैं ठीक कर दूंगा। ऋषभ अपने बाबा के हाथों में हाथ रख उनसे बातें कर रहा था, और उसकी माँ उन दोनों को देख रहे थे, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं थी। कि तभी एक लड़का जो सिर्फ एक काले धोती पहना हुआ था और दिखने में भी कभी भयानक था, वो पहले ऋषभ के आगे सिर झुकाता है और वैसे ही सिर झुकाए कहता, आपको महागुरु बुला रहा है। उस लड़के की बात सुनकर ऋषभ सिर हिला देता है और किसी से कुछ ना कह ही उस कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद एक कमरे के सामने ऋषभ खड़ा था, वो उस कमरे के अंदर जाता है तो अंदर एक 3035 साल का आदमी है बैठा, कोई किताब पढ़ रहा था। ऋषभ उस आदमी के पास जाके, आपने मुझे बुलाया गुरुजी? ऋषभ की आवाज सुन वो आदमी उसे देखता है और अपने किताब को साइड रख ऋषभ को बैठने का इशारा करता है, तो ऋषभ बैठ जाता है। ऋषभ के बैठते ही वो महागुरु कहता है, आप कल रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उनकी बात सुनकर ऋषभ की आंखें सख्त हो जाता है और वो महागुरु के आंखों में देखते हुए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और जिस लिए बुलाया है वो कहिए।
महागुरु, आपने ने और प्रिंस ने कल पूरी रात किसी के साथ संबंध बनाए। ऋषभ वहां से उठते हुए, हाँ तो उसमें गलत क्या है, और अगर आप मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। इतना कह के ऋषभ जाने लगा तो महागुरु उसे रोकते हुए, रुक जाओ, कल पूर्णमासी की रात था और कल तुमने और प्रिंस ने संबंध बनाकर ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। महागुरु की इस बात को सुनकर ऋषभ रुक जाता है और पीछे मुड़कर उनको देखने लगता है। चैप्टर 30 श्राप। सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और कायरा, नीसा और विशाल एक साथ बैठा था। किट वहां नहीं थी। कायरा कुछ सोचते हुए, वैसे देवर जी। कायरा के देवर जी कहते ही नीसा उसे घूर के देखती है और कहती हैं, ये तेरे देवर नहीं है और ना कभी बनेगा, इसका नाम विशाल है, तू इसे विशाल कह के ही बोला। कायरा, ठीक है तो मैं विशाल ही कहूंगी, वो क्या है ना आदत हो गई थी, पर कोई बात नहीं, मैं आपने आदत बदल लूंगी। विशाल, देखो जो चाहे जो भी बदले, पर मैं आपको भाभी ही कहूंगा, आप मेरे भाभी ही है। नीसा विशाल को घूरते हुए, हाँ तुम्हारे भाई ने तो इसे ढोल बजा बजाकर शादी की है। विशाल नीसा को देख कुछ कहने ही वाला था कि तभी कायरा कहती है, देवर जी मेरा मतलब विशाल जी वो क्यूट बिल्ली कहाँ है। विशाल चौंकते हुए, क्यूट बिल्ली? कौन सा क्यूट बिल्ली भाभी? कायरा, वही वाइट कलर की पीली आंखें, क्यूट दिखने वाली बिल्ली। विशाल कुछ याद करके, वो जंगली बिल्ली और क्यूट आप। विशाल कह ही रहा था कि इतने में वहां एक वाइट कलर की क्यूट बिल्ली आ जाती है और विशाल को घूरने लगती है। ये देख विशाल चुप हो जाता है और कायरा तो उस बिल्ली को देख खुशी से झूम उठती है और जल्दी से जाके उस बिल्ली को गोद में उठा लेती है और उसके सिर सहलाते हुए कहती है, अरे बिल्ली तुम कहाँ थी, कल पूरी दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा और आज भी इतने टाइम बाद फिर विशाल और नीसा को देख, ठीक है तो मैं बिल्ली के साथ खेलने जा रही हूँ। इतना कह के वो जाने लगती हैं तो विशाल कहता है, हाँ आप किट के साथ खेलो, नीसा को देख आंख मारते हुए, और हम एक दूसरे के साथ। विशाल की बात सुनकर कायरा कुछ समझ नहीं पाती और मुड़ के विशाल को देखते हुए पूछती है, मतलब? विशाल, मतलब मैं और नीसा यहाँ बैठे हैं, आप जाइए खेलिए। विशाल की बात सुनकर कायरा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। कायरा के जाते ही नीसा विशाल का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछती है, तुम लोगों ने कल कायों के साथ क्या किया था, उसे कल रात की कुछ याद क्यों नहीं? विशाल अपने कॉलर छुड़ा के, इसमें मैंने या किसी ने भी कुछ नहीं किया, भाभी ने ही गलती से मोही द्रव जो ब्रो को दिया गया था उसे खा लिया और उनपे पता नहीं कैसा असर हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर तो मोही द्रव तब तक असर नहीं करता जब तक हम किसी लड़की को छू ना ले, जैसे कल तुम्हें छूने के बाद। इतना कहते कहते विशाल नीसा को देखता है। नीसा भी उसे ही देख रही थी। फिर नीसा पूछती है, तो तुमने कल मुझे छुआ ही क्यों? विशाल नीसा को पकड़ अपने गोद में बैठा देता है और उसके नेक पे किस करते हुए, मुझे पता नहीं था कितने ब्रो के साथ साथ मुझे भी मोही द्रव दिया है। नीसा विशाल के हरकत को रोकते हुए, ये क्या कर रहे हो? विशाल फिर से नीसा के नेक पे बाइट करके, क्यों तुम्हें महसूस नहीं हो रही मैं क्या कर रहा हूँ? इतना कह के विशाल का जो हाथ नीसा के कमर पे था वहां से एक हाथ उसके पीठ पे चला जाता है और उसके ड्रेस की जीप खोलने लगता है और दूसरा हाथ नीसा के ड्रेस के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है और लगातार नीसा के नेक और कॉलर बांध पर किस किए जा रहा था। विशाल की हरकत से नीसा की सांसें तेज हो गई थी और वो तेज तेज सांस लेते हुए कहती है, वह विशाल कोई आ जाएगा, हम अभी हॉल में हैं, प्लीज रुक जाओ। विशाल नीसा के ड्रेस की जीप खोल के उसके ड्रेस को उसके शोल्डर के नीचे करते हुए, कोई नहीं आएगा। इतना कह के वो नीसा की शोल्डर पे किस करने लगता है और नीसा के ड्रेस को और नीचे कर उसके ब्रेस्ट की ब्रक के ऊपर से ही प्रेस करने लगता है, जिससे नीसा की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी जो विशाल को और पागल कर रहा था। वही एक बहु बड़े से हॉल में उस एक आदमी जो बहुत पुराने जमाने का कपड़ा पहना था और उनके पास ही उसने बीबी भी थी जो बहुत अजीब तरीके से साड़ी पहनी थी, और उन दोनों के सामने एक खूबसूरत लड़की जिसने बहुत भारी लहंगा पहन रखी थी, पर उसपे वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो आदमी गुस्से से कहता है, मोहिनी तुम अब एक पृथ्वी के लड़के के लिए मेरा अपमान करोगे?
मोहिनी, नहीं पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, मुझे बस पृथ्वी जाके मेरे राजकुमार को ढूंढना है और उससे शादी करके उसे यहाँ लाना है, और आप मुझे जो भी कहें मैं पृथ्वी लोक जाऊंगी ही जाऊंगी। मुझे मेरे दीदियों को भी ढूंढना है। मैंने सुना है याकसिका दी और यामिनी दी भी बही हैं। मैंने बचपन से आपकी सारी बात मानी पर ये नहीं मान सकती, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। इतना कह के मोहिनी जाने लगती है तो उसके पिता गुस्से में पीछे से कहता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मोहिनी। श्राप की बात सुनकर भी मोहिनी रुक जाती है और पीछे मुरार देखती है। वो औरत भी उठ खड़ा होता है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। पर वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता और मोहिनी को श्राप दे देता है। श्राप सुन मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आश्चर्य के साथ अपने पिता को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद मोहिनी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, सही कहते हैं सब पढ़ाया कभी अपना नहीं होता, अपना अपना ही होता है, और अब तो मुझे श्राप मिल ही चुकी है, तो अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। इतना कह के मोहिनी वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। उसे जाते देख वो औरत रोते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, मोहिनी को ऐसे श्राप क्यों दिए। आदमी, मैंने जो किया मोहिनी के भलाई के लिए किया। औरत की ओर देख, तुम्हें तो पता ही है पृथ्वी के लोग कैसे होते हैं, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया, और अब मोहिनी श्राप से तभी मुक्त होगी जब उसे उसकी सच्चा प्यार मिलेगी। औरत, वो तो मोहिनी को उसकी सच्चा प्यार मिल गया। औरत की बात काटते हुए, नहीं, वो मोहिनी का प्यार नहीं पसंद है, और मोहिनी जिसे प्यार करे वो नहीं, जो मोहिनी से सच्चा प्यार करेगा अगर वो मिला तो मोहिनी मुक्त हो जाएगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।